नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अरुणाचल प्रदेश में चीन की नापाक हरकत सामने आई है। यहां पीएलए ने 17 साल के भारतीय बच्चे को अगवा कर लिया है। मिराम तरोन को पीएलए ने यहां से अगवा कर लिया है, जिसके बाद सांसद तापिर गाओ की सरकार से अपील भी है। चीन से जल्द ही बच्चे को रिहा कराए सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन से इस युवक को जल्द ही रिहा कराने की मांग यहां पर की गई है, यहां के सांसद की ओर से। दरअसल पीएलए ने 17 साल के भारतीय युवक को यहां से अगवा कर लिया है। पीएलए ने 17 साल के भारतीय बच्चे को अगवा कर लिया और खबरें ये भी सामने आ रही है। इस दौरान इस युवक का दोस्त इसके साथ था, जो कि बामुश्किल पीएलए के कब्जे से छूटकर वहां से भागा और उसने आकर इस बात की जानकारी दी। मिराम तरोन को पीएलए ने अगवा कर लिया है और सांसद तापिर ने सरकार से अपील की है, चीन से जल्द ही बच्चे की रिहाई कराने की मांग यहां पर की है। इसके लिए गृह राज्य मंत्री को भी यहां पर सांसद ने अपील की है और उसके साथ ही ट्वीट के जरिए भी इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष भी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। चीनी सैनिकों ने देश के बेटे को अगवा कर लिया है, जिसकी रिहाई के लिए सांसद की ओर से केंद्र सरकार से अपील भी की गई है। तो चीन की नापाक चाल एक बार फिर से सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीनी सैनिकों ने 17 साल के युवक को अगवा कर लिया है। एक और बड़ी खबर, बच्चे के अपहरण पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। पीएम की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। हम मिराम तरोन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। पीएम को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है। तो चीन ने जिस तरह इस युवक को अगवा किया है, इसके बाद विपक्ष हमलावर है सरकार पर और यहां राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि पीएम की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान समझा जाए। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, क्योंकि चीन की ये नापाक हरकत जो है, किस तरह से इस युवक को अगवा किया गया। हमारे साथ संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, चीन की नापाक चाल एक बार फिर से सामने आई है और किस तरह देखिए कि इस युवक को अगवा किया गया है और सबसे अहम चीज है कि एक के बाद एक चीन ऐसी नापाक हरकतें कर रहा है। देखिए, इस पूरी खबर की अगर बात करें तो लगातार काफ़ी दिनों से, क्योंकि आज ये राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया है, लेकिन जो लड़का है जिसका नाम मिराम तरोन है, 17 वर्ष इसकी उम्र बताई जा रही है। और एक तरफ अगर भारत चाइना की बात करें तो लगातार सीमा विवाद को लेकर के तकरीबन 8 महीनों से आपस में जो स्थिति देखने को मिल रही है, उसका एक असर अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के हिस्से की अगर बात करें तो 2018-19 के दरमियान ही चाइना ने तकरीबन 3 किलोमीटर सड़क निर्माण किया था और भारत की सीमा में घुसने की नापाक कोशिश भी की थी। और इससे पहले सितंबर 2020 में चारुल तकरीबन 5 लोगों का अपहरण किया था चाइना ने। बाद में उन लोगों को सशर्त रिहा कर दिया गया था। लेकिन मिराम तरोन की अगर बात करें, जो कि 17 वर्ष का एक नाबालिग है और अरुणाचल प्रदेश के एक गांव से इसको अपहरण किया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि पीएलए के तरफ से ये जो कदम उठाया गया है, ये एक घुसपैठ की साजिश थी चाइना के तरफ से। और लगातार जिस तरीके से भारत की सीमाओं में चाइना घुसपैठ कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, इसको लेकर के लगातार भारतीय सेना और चाइना
कि सेना आमने सामने है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील है कि 26 जनवरी के ठीक पहले भारत के भाग्य विधाता की अपहरण हो जाता है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तरफ वहां के अगर अरुणाचल प्रदेश के सीएम सांसद की बात करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या फिर कांग्रेस के सांसद हो, दोनों ही सांसदों ने अपील किया है कि मीराम तरोन की सकुशल वापसी कराई जाए। हालांकि अब जानकारी मिल रही है कि इस पूरी घटना के बाद से, क्योंकि देखिए बात करें अगर भारतीय सेना की या फिर चाइना के सेना की, तो दोनों ही सेना के बीच में जो बातचीत की प्रक्रिया है उसकी जो शुरुआत होगी, एक प्रोटोकॉल के तहत इस पूरे बातचीत को शुरू किया जाएगा और उस प्रोटोकॉल के तहत ही मीराम तरोन की जो वापसी है वो कराई जाएगी। हालांकि इस बातचीत की जो औपचारिक शुरुआत है वो हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच ये पूरा मुद्दा जो है पूरी तरीके से राहुल गांधी पॉलिटिकल बना रहे हैं और राहुल गांधी की तरफ से भी कांग्रेस के प्रवक्ता की अगर बात करें, रणदीप सुरजेवाला ने भी इस पे ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि आखिर ये किस तरीके का तनाव है सीमा पे कि चाइना जो है लगातार हमारे भारत के जा रही है चाइना को मनाने की, लेकिन चाइना फिलहाल मानता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप बने रहिए, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। तो आपको बता दें कि 17 साल के युवक को फिलहाल यहां पर चीनी सैनिक जो हैं वो अगवा कर ले गए हैं और इस पर अब विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। फेसबुक से मैंने देखा कि हमारे जो ये लड़का है उनको किडनैप किया गया है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे अरुणाचल में अभी भी चीन के लोग घुसपैठी कर रहे हैं। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जिन युवकों को सितंबर 2020 में चीनी सेना ने अगवा किया था, उन्हें एक हफ्ते बाद छोड़ भी दिया गया था, रिहा भी कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल पीएलए ने इस युवक को अगवा किया है। हालांकि इसके दोस्त ने आकर ये तमाम बातें जो हैं वो सभी को बताई कि किस तरह पीएलए उस युवक को अगवा कर ले गई। फिलहाल गृह मंत्रालय की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस बच्चे की रिहाई के लिए, इसे वापस लाने के लिए? सांसद की ओर से अपील की गई है, विपक्ष भी लगातार हमलावर है। और देखिए कांग्रेस के सांसद विधायक एरिंग की अगर बात करें तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि सरकार को इस पे फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखें वो जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, खास करके वो 3 से 4 किलोमीटर के हिस्से को लेकर के अक्सर जो चाइना दावे करता रहता है कि वो उसकी जमीन है, उन गाँव की अगर बात करें तो ये जो बच्चा है 17 वर्ष जिसकी उम्र बताई जा रही है, जिस गाँव से इसका अपहरण हुआ है, बताया जा रहा है ये ऊपरी हिस्से में, क्योंकि जो ये बॉर्डर का इलाका है, अगर ऊपर के हिस्से की मैं बात करूं तो वहां पर ज्यादा बसावट नहीं है, लेकिन नीचे के हिस्सों में जो ग्रामीण रहते हैं उन्होंने देखा था कि किस तरीके से अपने दोस्त के साथ वो निकला था और उसके बाद से घर नहीं लौटा। तो माना जा रहा है कि पूरी तरीके से इसमें जो पीएलए का हाथ हो सकता है। हालांकि इस बात की पुष्टि देखिए चाइना ने भी साफ तौर पर अभी किया नहीं है, लेकिन चूंकि ग्रामीणों ने कहा इस बात को, फेसबुक पोस्ट के जरिए भी इस बात की जानकारी मिली है कि मीराम तरोन की जो बात है वो पीएलए ने उसको अपहरण किया है, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि सितंबर 2020 में भी इस तरीके की एक घटना निकल करके सामने आई थी, जिसमें चाइना ने 5 भारतीयों का अपहरण किया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया था अपने तरफ से। तो जो गृह मंत्रालय की तरफ से बातचीत है, कांग्रेस लगातार जो है सरकार पे, केंद्र सरकार पे हमलावर हो रही है। राहुल गांधी का ट्वीट भी आ चुका है, कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने भी इस पर अपील किया है एक वीडियो जारी करके, और बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने भी गृह मंत्री से, गृह राज्य मंत्री से अपील किया है कि बातचीत करके इस मसले को हल किया जाए और मीराम तरोन की जो है वो सकुशल घर वापसी कराई जाए। हालांकि इस पूरी घटना के बाद से चाइना की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई ट्विटर के माध्यम से गौरव, आपको याद होगा कि एक वक्त था जब अभिनंदन को हम पाकिस्तान से वापस लाए थे। हालांकि वो एक अलग तरीका था कि जिस तरह से अभिनंदन पाकिस्तान पहुंच गए थे, लेकिन उस वक्त भी हमने कहा था कि देश का बेटा है और वापस जरूर आना चाहिए, और इसके लिए पुरजोर कोशिशें की गई थी। तमाम तरह से हमने कोशिशें की और उसके बाद वापस हम अभिनंदन को भारत लेकर आए थे। ऐसी कोशिशें इस मामले में क्यों नजर नहीं आ रही हैं? ये 17 वर्षीय युवक भी भारत का बेटा है और उसके लिए इस तरह की कोशिशें क्यों नहीं, और अभी तक प्रधानमंत्री की चुप्पी किस ओर इशारा करती है?
देखिए चारुल, ये जो पूरा विषय है, क्योंकि जिस हिस्से से ये अपहरण किया गया है वो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण हिस्सा है, और 3 किलोमीटर की जो बात होती है, चाइना अक्सर उन जगहों पर अपने दावे की बात करता है। चाइना ने एक बार सड़क निर्माण भी वहां पे किया था, तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पे। उसके बाद से ही भारत चाइना का जो ये सीमा विवाद है वो लगातार चल रहा है। तो एक तरफ भारत और चाइना का सीमा विवाद है, और ऐसे में इस युवक का अपहरण हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त भारतीय सेना ने चीनी सेना से संपर्क किया है। जिस तरह से इस युवक को कहा जा रहा है कि अगवा किया गया है, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बच्चे के अपहरण मामले में भारतीय सेना ने चीनी सेना से संपर्क किया है। बच्चे के अपहरण को लेकर चीनी सैनिकों से बातचीत की है। तो एक तरफ विपक्ष हमलावर है और गृह मंत्रालय से भी वहां के सांसद लगातार अपील कर रहे हैं बच्चे की रिहाई के लिए। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, यहां पर भारतीय सेना की ओर से पहल कर दी गई है चीनी सैनिकों से बातचीत करने की इस बच्चे के अपहरण के मामले में। और देखिए, वही मैं बात बता रहा था, क्योंकि जो बातचीत की प्रक्रिया है, क्योंकि सांसदों के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो लगातार चल रही है, और गृह मंत्रालय को इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो दी गई है। हालांकि भारतीय सेना की जो बात है, जैसा कि मैंने बताया कि एक विशेष प्रोटोकॉल होता है, किसी को भी अगर कोई सीमा पार करके चला गया या फिर किसी देश ने ऐसे किसी व्यक्ति का अपहरण कर लिया हो जो किसी सीमा के बिल्कुल आसपास में रहने वाला व्यक्ति हो, तो एक प्रोटोकॉल होता है सेना का। उसी प्रोटोकॉल के तहत उस व्यक्ति की घर वापसी होती है। तो जो बातचीत की प्रक्रिया है, भारतीय सेना ने उसको शुरू कर दिया है, और जानकारी ये भी मिल रही है कि इस पूरी घटना के बाद से गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद से अब जो मिरांग तरोन है, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, उसके घर वापसी का जो रास्ता है वो खुल सकता है। क्योंकि इस पूरे मसले पर स्थानीय जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपील किया है भारत सरकार से कि उसकी सकुशल घर वापसी कराई जाए। राहुल गांधी का ट्वीट करना अपना व्यक्तिगत उनका विचार है, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश यहां पे राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी। और चाइना के मुद्दे पे हम अक्सर देखते हैं कि राहुल गांधी के जो ट्वीट्स हैं वो सबसे पहले आते हैं, और यहां पर भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार से यही कहा है कि 26 जनवरी है, और 26 जनवरी के ठीक पहले भारत अपने भाग्य विधाता को खो रहा है, तो प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या समझी जाए। हालांकि अब देखिए, अब एक्शन में सरकार जरूर आ गई है, और गृह मंत्रालय की तरफ से भारतीय सेना से भी संपर्क किया गया। भारतीय सेना लगातार जो है वो पीएलए के संपर्क में है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक सुखद खबर भी सुनने को मिलेगी। बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। तो भारत चीन सीमा पर पैंगोंग झील वाले इलाके में चीन की काली निगाहें लगातार बनी हुई हैं। पैंगोंग झील पर पुल निर्माण की सैटेलाइट तस्वीरें कुछ दिनों पहले ही सामने आई थी। एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। पैंगोंग झील पर पुल निर्माण की जो ताजा तस्वीरें 16 जनवरी को सामने आई हैं, उसमें जमी हुई झील के ऊपर पुल निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्रेन को देखा जा सकता है। इतनी ठंड में भी चीन लगातार पैंगोंग झील के ऊपर पुल के निर्माण में जुटा हुआ है। पैंगोंग झील पर चीन का पुल 8 मीटर चौड़ा और 400 मीटर लंबा पुल बना चुका है चीन। जिस रफ्तार से चीन काम कर रहा है, जल्द ही पुल पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही पैंगोंग झील के दोनों किनारों पर चीन की सामरिक पकड़ ज्यादा बेहतर हो जाएगी। झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे तक चीनी सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। इससे चीनी सेना के मूवमेंट में समय और संसाधन की भी बचत होगी। पहले 200 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर गाड़ियां झील की दूसरी तरफ पहुंच जाती थी। सफर का 2/3 फासला करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। चीन लगातार इस इलाके में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जुटा हुआ है। जिस तरह की स्थिति का सामना उसे पिछले साल करना पड़ा था, भारतीय सेना के दबाव में पीछे हटना पड़ा था। भविष्य में उससे बचना चाहता है चीन, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि भारत इस खतरे से अनजान है। गलत होगा। भारतीय सेना की अपनी तैयारी है। भारत भी लगातार अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जुटा है। सड़क और पुल का निर्माण कर रहा है ताकि सेना फौरन सीमा तक पहुंच सके। पैंगोंग झील पर बनाए जा रहे पुल की जानकारी भारत सरकार को है। इसके बारे में बताया जा चुका है कि इस क्षेत्र पर चीन का पुराना कब्जा है। यह बात विदेश मंत्रालय के द्वारा बताई जा चुकी है। यह पुल ऐसे इलाके में बन रहा है जो करीब 60 सालों से चीन के अवैध कब्जे में है।
जैसा आपको अच्छी तरह पता है, भारत ने इस अवैध कब्जे को कभी नहीं माना है। पैंगोंग झील पर चीन का पुल निश्चित तौर पर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। ये राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा गंभीर मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो एक तरफ चीन की नापाक हरकत लगातार जारी है। 17 साल के युवक का अपहरण कर लिया गया और इस पूरे मामले में अब भारतीय सेना ने चीनी सेना से संपर्क साधा है और बच्चे के बारे में बातचीत की है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों का। आज जारी हो सकती है बीजेपी गठबंधन की पहली लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज जारी हो सकती है बीजेपी गठबंधन की पहली लिस्ट। सीटों के बंटवारे पर सहयोगियों से बात बनती नजर आ रही है। संवाददाता नीरज मिश्रा का रुख करते हैं। नीरज, आज गठबंधन की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज जो गठबंधन की पहली लिस्ट है वो सामने आ सकती है और इसमें अगर हम निषाद पार्टी की बात करें तो निषाद पार्टी को 10 सीटें और अपना दल एस को यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 15 सीटें देने की बात की जा रही है। अब ये सीटें कौन कौन सी हैं उसको निषाद पार्टी ने अपनी जो लिस्ट है इन 10 सीटों की वो रख दी है। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल ने भी अपनी लिस्ट रख दी है। अब देखना ये होगा कि उसमें से जिताऊ कैंडिडेट कौन कौन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 25 सीटें ये दे रही है वो चाहती है कि इन 25 सीटों पे नुकसान ना हो, तो लिहाजा उनके कैंडिडेट्स की भी जांच भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है कि किस किस स्तर के वो कैंडिडेट है, क्योंकि कोई भी चूक 2022 के इस विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती, फूक फूक कर कदम रख रही है। तो आज फाइनल पता चलेगा कि कौन कौन सी सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी लड़ेंगे और वो प्रत्याशी कौन होंगे। बिल्कुल नीरज, देखिए गठबंधन पर बात बन भी चुकी है और रात हमने देखा भी था कि किस तरह अनुप्रिया पटेल ने बताया कि ये गठबंधन जो है ये किस तरह से आने वाले समय में फलदायी होने वाला है। ऐसे में कब तक ये लिस्ट सामने आ सकती है, कब तक तस्वीरें साफ हो सकती है, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए 4 बजे के आसपास ये चीज़ें फाइनल होंगी, चूंकि तमाम लोगों की और अभी ज्वाइनिंग होनी है और निषाद पार्टी भी अभी अपने 10 जो प्रत्याशी हैं उनका फाइनल चुनाव करना है। चूंकि निषाद पार्टी को ये भी कहा जा रहा है कि वो 1-2 सीटें और भी मांग रही हैं, लेकिन फिलहाल 10 सीटें अभी फाइनल हैं और अपना दल के लिए 15 सीटें फाइनल की गई हैं। पिछली बार से ज़्यादा सीटें इस बार अपना दल को मिली हैं, तो लिहाजा अपना दल के लिए खुशी की बात है। हालांकि अपना दल 1.5 दर्जन सीटें मांग रहा था, यानी कि 18 सीटें मांग रहा था, लेकिन 18 सीटों पर बात नहीं बनी। फिलहाल उसे 15 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो रणनीति है उसका खुलासा ये माना जा रहा है जो सीटों को लेकर है वो अभी नहीं करना चाहती, चूंकि और भी पार्टियों के प्रत्याशी देखे जा रहे हैं कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी सपा उतार रही है या बसपा उतार रही है। नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अलीगढ़ सीट के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। श्रीमती मुक्ता राज को बीजेपी ने अलीगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बीजेपी ने अलीगढ़ सीट के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। श्रीमती मुक्ता राज को बीजेपी ने अलीगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। यूपी की सियासी लड़ाई अब बेटियों पर आ गई है। पहले प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया, तो अब बीजेपी सुरक्षा जहां बेटियां वहां का नारा दिया है। बीजेपी ने यह नारा इसीलिए दिया है क्योंकि मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद बेटी संघमित्रा ने बीजेपी नहीं छोड़ी। लिहाजा अब बीजेपी दोनों बेटियों को पोस्टर गर्ल बनाकर सियासत में सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव के घर की रंगत भी बदल गई है। कल तक जहां पर समाजवादी पार्टी के झंडे लहराया करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे वहां टांग दिए गए हैं। ये है अपर्णा यादव का घर और आप देखें कि उनके घर पर इन सभी जगहों पर परसों तक समाजवादी पार्टी के झंडे थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे यानी कमल के फूल का झंडा लहरा रहा है। ये उनका घर है और मैं आपको दिखाऊं कि ये 8 बटे
दो विक्रमादित्य मार्ग है। श्री मुलायम सिंह यादव, श्रीमती साधना यादव, प्रतीक यादव जो अपर्णा के हस्बैंड हैं, अपर्णा यादव, शाइन और ब्लश के बच्चे, ये उनका घर है। और घर पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं। इसके ठीक बगल में मुलायम सिंह यादव का आवास है, शिवपाल यादव का आवास है और थोड़ा आगे चल करके समाजवादी पार्टी का दफ्तर और उसके आगे अखिलेश यादव का आवास है। तो ये पूरा जो इलाका है वैसे तो समाजवादी पार्टी का है, लेकिन इसी समाजवादी परिवार में अब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं और उसका निशान उनके घर पर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाले झंडे उनके घर पर लहरा रहे हैं। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी के मुजफ्फरनगर में विक्रम सैनी को गांव वालों ने खदेड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर के मुनव्वरपुर गांव में विक्रम सैनी को लोगों ने खदेड़ा। सैनी समाज की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए थे यहां पर विक्रम सैनी। खतौली विधानसभा से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं विक्रम सैनी, लेकिन इस दौरान गांव वालों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर के मुनव्वरपुर गांव में विक्रम सैनी को लोगों ने खदेड़ा। विधायक की तमीज देख लो। बल्ले विधायक, दो आदमी एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के तीसरी लहर में रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के केस 3,17,000 के पार पहुंच चुके हैं। 8 महीने के बाद सबसे अधिक केस सामने आए हैं और एक दिन में 491 लोगों की मौत भी हुई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरी लहर का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 8 महीने का रिकॉर्ड यहां पर टूट चुका है। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। शुभम, अगर कहा जाए तो जो तीसरी लहर आई है उसने 8 महीने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, यानी फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल चारुल जी, राहत की उम्मीद नजर जो है दिखाई देती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी से उछाल देखने को मिला है। पूरे देश भर की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीजों की जो संख्या अगर किसी प्रदेश व राज्य से निकलती है तो अकेलौता महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटों में तकरीबन 42,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पाई गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में तकरीबन 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 49 लोगों की मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार अब बढ़ते जा रहा है। जो रिकवरी रेट है महाराष्ट्र में वो फिलहाल 94% के आसपास जो है, और जो मौत का आंकड़ा है, जो मौत का रेशो है वो 2 पॉइंट के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। तो राहत की खबर जो है वो दिखाई देते नजर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र और मुंबई में थोड़े केसेस डाउन तो हुए थे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।